फिल्म की शुरुआत में हम एक राजा को देखते हैं जो काफी बूढ़े हो गए थे और इस वक्त वो अपनी पूरी जिंदगी पर एक किताब लिख रहे थे। जो कुछ भी इस किताब में लिखा गया था वो सब कुछ हम इस कहानी में देखेंगे, जिसके शुरू में हम एक औरत को देखते हैं जो बहुत ज्यादा खून से भरी हुई थी और किसी जानवर से बचकर भाग रही थी। बचने के लिए जैसे वो एक पहाड़ पर चढ़ी, अचानक उस जानवर ने नीचे से हमला कर दिया, बेरहमी से उसे मार डाला, जिसके बाद उसे खींचकर ले गया। अब एक गाँव में कुछ लोग एक लड़की और उसके डैड के पीछे पड़े हुए थे क्योंकि वो उस लड़की को मारना चाहती थी। दरअसल उनका मानना था कि वो लड़की एक विच चुड़ैल है। गांव वालों ने उन्हें पकड़ लिया और खूब पीटने लगी, पर तभी यहाँ दो वॉरियर्स योद्धा आ जाते हैं जो लड़की और उसके डैड को बचाने के लिए गांव वालों से लड़ने लगी। वो उनके डंडे छीन कर एक एक करके उन्हें मारते जा रही थी, साथ ही टांगे मुक्की मारकर भी उन्हें दूर हटा रही थी क्योंकि दोनों वॉरियर्स को यकीन था कि वो कोई विच नहीं हो सकती। इनमें से एक वॉरियर का नाम फ्रैंक होता है। अब दोनों वॉरियर्स ने लड़की और उसके डैड की जान बचा ली थी, इसलिए लड़की जैसे उनसे बात करने लगी कि उसके डैड उसका हाथ पकड़कर फौरन यहाँ से ले गए। जिसके बाद फ्रैंक और उसका वॉरियर साथी राजा के महल में गए उनसे मिलने के लिए, जहाँ उनकी मुलाकात शुरुआत वाले बूढ़े राजा से हुई जो इस वक्त जवान थे और अभी वो सिर्फ राजकुमार थे, राजा नहीं बने थे बल्कि राजा के बेटे थे। और अब वो उन दोनों वॉरियर्स को अपनी डैड राजा के पास ले गया। असल में राजा ने इन दोनों को यहाँ उस जानवर को मारने के लिए बुलाया था जिसने पूरे किंगडम राज्य में तबाही मचाई हुई है। सबके मुताबिक वो जानवर एक भेड़िया है। वो भेड़िया आए दिन किसी न किसी को अपना शिकार बना लेता है, जिस वजह से हर तरफ दहशत फैली हुई है। तो उस भेड़िए का सफाया करने के लिए राजा ने इन दोनों को बुलाया क्योंकि ये काफी बहादुर वॉरियर्स थे। अब राजा उनसे ये भी कहते हैं कि अगर तुमने उस भेड़िए को मार दिया तो तुम्हें मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। जो सुनकर दोनों काफी खुश हो गए क्योंकि इन्हें काफी दिन तक अब यहाँ रहना पड़ेगा, इसलिए राजकुमार उन्हें उनका कमरा दिखाता है। यह उनकी थोड़ी बहुत बातचीत हुई जिससे उनकी आपस में काफी अच्छी दोस्ती हो गई। राजकुमार यहाँ फ्रैंक से पूछने लगा कि मेरा दिल है मैं भी तुम्हारे साथ चलूं, तो क्या तुम अपने इस सफर में मुझे भी साथ ले जा सकते हो? जिस पर दोनों मान जाते हैं। इसलिए अगले ही दिन फ्रैंक, उसका साथी और राजकुमार भेड़िए का पता लगाने के लिए जंगल में आ जाते हैं। यहाँ उन्हें एक औरत की लाश दिखी जिसकी हालत बहुत खराब थी, उसकी चीर फाड़ की हुई थी क्योंकि इसे भी दरअसल उसी भेड़िए ने इतनी बेरहमी से मारा था। पर आसपास चेक करने पर इन्हें कोई सुराग नहीं मिलता कि इस औरत को मारने के बाद आखिर भेड़िया किस तरफ भागा होगा। महल वापस आकर फ्रैंक की मुलाकात एक लड़की सोफी से हुई जो इतनी खूबसूरत थी कि पहली ही नजर में फ्रैंक उसे पसंद करने लगा था, इसीलिए वो उससे बात करने की कोशिश करने लगा। वो भी इससे बात करने में दिलचस्पी ले रही थी और इस तरह इन दोनों की दोस्ती हो जाती है। अब फ्रैंक जब महल के कुछ लोगों के साथ इस पूरी जगह का नक्शा देख रहा था कि तभी उसकी वॉरियर दोस्त का गाँव वालों से झगड़ा हो गया, जो लड़ाई हाथापाई तक पहुंच जाती है। लड़ाई में गांव के बहुत सारे लोग उसे मारने के लिए बारी बारी आ रहे थे, पर वो बड़ी आसानी से अकेला ही उनका मुकाबला कर रहा था। कोई भी उसके सामने टिक नहीं पाता। वो बड़ी तेजी से अपनी स्किल्स, महारतों का इस्तेमाल करते हुए उन्हें मार मार कर दूर गिरा रहा था। ये सब देखकर राजा का एक साथी गन चलाकर सबको यहाँ से भगा देता है। इसके बाद जब सारे लोग आगे बढ़ रहे थे तो वो गाँव वाली उसी लड़की और उसके डैड को देखते हैं। यहाँ उस लड़की जिसे विच कहा जा रहा था उसकी तबीयत खराब हो रही थी क्योंकि उसका जिस्म बुरी तरह से मुड़ रहा था, उसे दौरा पड़ रहा था। अब ये देखकर सभी गांव वाले काफी घबरा गए, दोबारा से उसे विच कहने लगते हैं क्योंकि उन्होंने किसी की ऐसी हालत पहली दफा देखी थी और दौरा पड़ने से ऐसी हालत होती है उन्हें अंदाजा नहीं था। लेकिन तभी फ्रैंक उसे चेक करने लगा क्योंकि वो डॉक्टर वाले सारे काम भी जानता था। वो उसका गला, नाक, जिस्म चेक करके बताता है कि ये कोई विच नहीं है बल्कि इसे सच में दौरा पड़ा है। ये बस बीमार है तो आगे से इसे कोई परेशान न करे, विच विच कहकर छोड़ दे अब इसकी जान। फिर अगले दिन राजा के सभी साथी जंगल में गए। सभी के पास गन्स थी जिनकी मदद से वो सारे ही भेड़ियों का शिकार करने लगे। शूट कर करके उन्हें मार गिरा रहे थे ताकि अगर इनमें से कोई वो भेड़िया हुआ जो लोगों का शिकार कर रहा है तो उसके मरने से सब ठीक हो जाएगा, गांव में फिर से सुकून का माहौल बन जाएगा। उधर फ्रैंक और उसका साथी इस शिकार से दूर जंगल को चेक करने आया था जहाँ इनके साथ सोफी भी थी कि तभी यहाँ एक सफेद भेड़िया भागता हुआ आया जो सिपाहियों से बच कर आया था, जिसे देख सोफी उसकी तरफ गन करके बस शूट करने ही वाली थी कि तभी फ्रैंक गन पकड़कर उसे रोक देता है, ये कहते हुए कि नहीं इसे मत मारो क्योंकि ये बेचारा अपनी जान बचाकर यहाँ आया है और अब हम इसे मार दें। उधर राजा के सिपाहियों ने बहुत सारे बेकसूर भेड़ियों को मार दिया था सिर्फ इस उम्मीद पर कि इनके साथ अगर वो भेड़िया मर गया तो सब ठीक हो जाएगा। सारे लोग क्योंकि भेड़िए के हमले की वजह से परेशान थे इसलिए एक चर्च में जमा हुए जहाँ का फादर सबसे कह रहा था कि उस भेड़िए से अगर आप बचना चाहते हैं तो दुआएं करें और कोई रास्ता नहीं है। इतनी ही देर में यहाँ एक आदमी आया जो बेहद घबराया हुआ था। वो फादर के पास आकर कहने लगा, फादर बहुत बुरा हो गया है, मेरे बेटे पर उस भेड़िए ने हमला कर दिया है जिस वजह से वो जख्मी बेहोश की हालत में पड़ा हुआ है। घर पर भी नहीं, एक केव गार
अम्मी उसकी हालत बहुत खराब है, प्लीज कुछ करें, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, कैसे भी करके उसे बचा लें। ये सुनते ही सारे लोग वहाँ से निकलकर उस भेड़िए को पकड़ने के लिए चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि हमला करके भेड़िया ज्यादा दूर तक नहीं भागा होगा, हम उसे पकड़ लेंगे। जंगल में आगे बढ़ते हुए फ्रैंक को एक और लाश दिखी, जिसकी भी हालत बहुत खराब थी, क्योंकि इसे भी उस भेड़िए ने ही मारा था। पर लाश को चेक करने पर फ्रैंक को उसके ऊपर से लोहे का एक छोटा सा टुकड़ा मिला, जिसे वो अपने पास रख लेता है। और फ्रैंक के वॉरियर दोस्त को उस केव गार्ड से आदमी का बेटा सच में बहुत जख्मी बेहोशी की हालत में मिल जाता है, जिसे उठाकर फौरन वो अपने साथ ले गया उसका इलाज करवाने के लिए, ताकि जैसे वो होश में आए उससे जान सके कि आखिर वो भेड़िया कैसा दिखता है। अब फ्रैंक वापस आकर राजा और बाकी लोगों को बताता है कि मुझे एक लाश पर से लोहे का टुकड़ा मिला है, जिसे भी उस भेड़िए ने ही मारा है, और ये लोहे का टुकड़ा उस भेड़िए का ही है। पर भेड़िए पर तो कोई लोहे की चीज कवर होता ही नहीं है, तो मेरे हिसाब से ये कोई मामूली भेड़िया नहीं है, या ये भी हो सकता है कि वो भेड़िया हो ही ना, बस भेड़िए जैसा दिखने वाला ही कोई जानवर हो। अब उसकी ये बात सुनकर राजा और सभी लोग काफी दंग रह गए, पर इस पर कोई यकीन नहीं करता। हर कोई सोच रहा था कि फ्रैंक के हिसाब से अगर वो भेड़िया नहीं तो क्या है, और वो कहाँ से आया, क्यों आया। तो ये सारा मामला देखते हुए राजा फ्रैंक को भेड़िए को मारने वाले काम से हटा देते हैं, क्योंकि उनके नजदीक ये पेशेंट कोई गलत है, बेबुनियाद है। जिसके बाद वो कहते हैं कि अब से भेड़िए को मारने का काम दूसरे किंगडम से आया शिकारी करेगा। जो सुनकर फ्रैंक काफी उदास भी हो गया, साथ ही उसे काफी गुस्सा भी आ रहा था। अब उस आदमी का बेटा होश में आ गया था, जो खुशकिस्मती से हमले के बाद भी बच गया। तब वो बताने लगा कि जिसने मुझ पर हमला किया वो कोई भेड़िया नहीं बल्कि अलग ही जानवर था, जिसका नाम मैं नहीं जानता। मैं क्या कोई भी नहीं जानता होगा, क्योंकि उस तरह का अजीब जानवर शायद ही किसी ने देखा हो। उसकी जिल्द काफी अजीब सी नोकदार गंदी सी थी, जो मैंने आज तक नहीं देखी। साथ ही वो जानवर खुद हमला नहीं करता, बल्कि उसे एक इंसान कंट्रोल करता है, जिसके हाथ खुद भी काफी डरावने से हैं। वो आदमी जैसा जैसा कहता है जानवर उसकी बात मानकर वैसे ही करता है। ये सुनकर सारे लोग काफी दंग रह गए। उसे संभालते हैं कि बच्चा डरा हुआ है इसलिए ऐसी बातें कर रहा है, यानी कि उन लोगों को बच्चे की बात पर यकीन नहीं आ रहा था, क्योंकि वो सोच रहे थे कि भला इतना खतरनाक जानवर कोई कैसे कंट्रोल कर सकता है। अब कुछ दिन के बाद फ्रैंक को वो शिकारी अपने पास बुलाता है, जिसे राजा और उनके लोगों ने उस भेड़िए को मारने का काम दिया था। फ्रैंक जब वहाँ पहुंचा तो शिकारी कहने लगा कि मैंने एक भेड़िए को पकड़ा है। अभी तक तुमने उस खतरनाक भेड़िए या जानवर के बारे में जो बातें भी सुनी है, यानी वो कैसा दिखता है, तुम बिल्कुल वैसे जिस्म इस भेड़िए का बना दो, ताकि मैं इस भेड़िए को मार कर सबको बताऊं कि आखिर मैंने उस जानवर को मार ही दिया, जो सबका शिकार करता आ रहा था, जिससे सब मेरी वाह करेंगे, मैं सबका हीरो बन जाऊंगा। अगर तो फ्रैंक तुमने ऐसा कर दिया तो मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा, वरना तुम मुसीबत में पड़ सकते हो। जिस पर फ्रैंक इस काम को करने के लिए मान गया, क्योंकि उसे पैसों की बहुत जरूरत थी। वो उस भेड़िए के जिस्म को बदलकर खतरनाक जानवर में बदल देता है, जो बिल्कुल वैसा ही दिख रहा था जैसी बातें अब तक उस भेड़िए के बारे में सुनी गई थी। काम खत्म करने के बाद फ्रैंक महल आया सोफी से मिलने के लिए, क्योंकि भेड़िए के काम से उसे हटा दिया था, इसीलिए वो ये जगह छोड़कर जा रहा था। तो वहाँ जाकर फ्रैंक को पता चला कि सोफी का मंगेतर, जो उसे पसंद करता है पर सोफी नहीं करती, उसे फ्रैंक और सोफी की दोस्ती के बारे में पता चल गया था। तो उनकी दोस्ती तोड़वाने के लिए वो सोफी को फ्रैंक की बनाई हुई एक लड़की की पेंटिंग दिखाता है, जो नॉर्मल पेंटिंग नहीं लग रही थी, जो देखकर सोफी बहुत ज्यादा दुखी हुई, ये सोच कर के इसका मतलब फ्रैंक मुझे धोखा दे रहा था। हालांकि फ्रैंक ने उसे समझाया कि ऐसा कुछ नहीं है, पर उसे तो इतना गुस्सा था कि वो फ्रैंक को यहाँ से जाने को कहती है, जो सुनकर उसका दिल टूट गया। दुखी होकर वो यहाँ से भी चला जाता है। उधर वो शिकारी फ्रैंक की बदले हुए जानवर की लाश सबके सामने लाकर बताता है कि यही वो खूंखार जानवर है जो सबको मार रहा था, और देखो आज मैंने इसे मार ही गिराया। जो देखकर सारे लोग काफी खुश हो गए कि शुक्र है आखिर हमने उस जानवर से छुटकारा हासिल कर ही लिया, और उसे सच में महान और हीरो कहने लगते हैं। अब जंगल में एक औरत बकरी के बच्चे को ढूंढती हुई काफी अंदर आ गई। जैसे उस बच्चे को लेकर जाने लगी कि तभी यहाँ वो जानवर आ गया, जो पानी में कूदकर वहाँ से औरत पर हमला कर देता है, बुरी तरह मारकर खींचकर अपने साथ पानी में ले गया। सोफी जब अकेली बैठी थी तो उसके पास वही लड़की आई जिसकी पेंटिंग फ्रैंक ने बनाई थी। वो सोफी को बताती है कि फ्रैंक मेरे पास अक्सर आया करता था, इसलिए नहीं कि हमारे बीच कोई ताल्लुक है, बस मेरी पेंटिंग बनाने। जैसे तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है, शुरू से पसंद वो सिर्फ तुम्हें ही करता है, और आज भी वो तुमसे बहुत प्यार करता है। जो सुनकर सोफी को काफी बुरा लगा कि मैंने इतने अच्छे इंसान पर शक किया, उस पर भरोसा क्यों नहीं किया। अब फ्रैंक और उसका दोस्त जब भी किंगडम छोड़कर जा रही थी तो तभी उनके पास राजकुमार आया, जो उनसे कहने लगा कि मैं जानता हूँ वो जानवर अभी तक मरा नहीं है, क्योंकि अभी भी वो लोगों को मार रहा है, और जो जानवर सबको दिखाया गया वो झूठा है, तो तुम ऐसे जिंदा ही छोड़कर उसे नहीं जा सकते, यहाँ रहो, उसका खात्मा करो, क्योंकि सोफी भी यही चाहती है। इतना कहकर वो फ्रैंक को सोफी का खत देता है कि वो तुमसे मिलना चाह रही है, जो जानते ही फ्रैंक बेहद खुश हो जाता है, और अब वो और उसका साथी यहाँ रुकने के लिए मान गए।
रात होते ही फ्रैंक सोफी से मिलने गया, जहाँ दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश हो गए, गले से लग जाते हैं। लेकिन जब सोफी के डैड फ्रैंक के लिए शराब लेने गए तो वहाँ वो खूंखार जानवर आ गया, जो आकर जोरदार उसके डैड को टक्कर मार देता है। फिर उन पर एक साथ इतनी बार वार करता है कि उनकी मौत हो जाती है। और अब वो जानवर सोफी और बाकियों पर हमला करने के लिए उनकी तरफ बढ़ने लगा, जिससे अब यहाँ हम उस जानवर को ठीक से देख पाते हैं, जिसकी जिल्द सच में काफी अजीब नोकदार थी। हालांकि कोई खतरनाक जानवर नहीं था, बस इसे इस तरह का कवर पहनाकर खतरनाक और खूंखार दिखाया जा रहा था, यानी ये उसकी अपनी जिल्द नहीं थी। पर इस कवर की वजह से वो इतना ताकतवर और खतरनाक बन गया कि कोई उसके सामने टिक नहीं पाता था। और अब जैसे ही वो सोफी पर हमला करने के लिए उसकी तरफ बढ़ा कि तभी वो आदमी जो उसे कंट्रोल कर रहा था सीटी बजाकर उसे अपने पास बुला लेता है। अगले दिन फ्रैंक, उसका दोस्त और राजकुमार तीनों प्लान बनाकर जंगल में आए ताकि उस जानवर और उसे कंट्रोल करने वाले इंसान को पकड़ सके। थोड़ा आगे जाने पर फ्रैंक के दोस्त को वो जानवर देख ही गया, जिस पर ये हमला कर देते हैं, गोलियां चलाने लगे। पर जैसे वो गड्ढे में गिरा, लकड़ी का ट्रैप जाल फेंककर उसे पकड़ने लगे, और वो इतना ताकतवर था कि जाल तोड़कर भाग जाता है। जाते जाते वो राजकुमार पर ऐसा वार करता है जिससे वो काफी जख्मी हो गया, जबकि फ्रैंक और उसका दोस्त अभी तक उसका पीछे नहीं छोड़ते। वो लगातार उसे शूट करके चीजें मारकर काफी हद तक जख्मी कर देते हैं, जिसके बाद दोबारा से उसे लकड़ी के जाल में कैद कर दिया जाता है। लेकिन वो दोबारा अपनी ताकत लगाकर फिर से भाग गया, पर क्योंकि राजकुमार की हालत खराब हो रही थी इसलिए फ्रैंक उसे संभालने में लग गया, जबकि उसका दोस्त जानवर के पीछे चला गया उसे पकड़ने के लिए। जानवर के पीछे पीछे वो एक केव में आ गया, जहाँ उसे उस गाँव वाली लड़की के डैड दिखे, जिनके पास वो जानवर चला गया, और वो उसे तय खाने एक महफूज जगह पर छुपाने लगे। ये देख फ्रैंक का दोस्त काफी दंग रह गया, उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि आखिर इसने ऐसा क्यों किया। पर तभी यहाँ बहुत सारे लोग आकर उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं और एक साथ मिलकर तेजधार हथियारों से उस पर हमला करने लगे। पर वो क्योंकि बहादुर वॉरियर था इसलिए बड़ी आराम से वो उनकी हर वार को रोककर लड़ने लगा, कूद कूद कर उन्हें मार गिरा रहा था। एक लड़की को पकड़कर जैसे वो मारने लगा तो उसने देखा कि तो वो एक गाँव वाली लड़की है जिसे सब विच कह रहे थे। वो सोचने लगा कि इसका मतलब ये भी बाकियों के साथ मिली हुई है। इस दौरान 2 मिनट के लिए उसका ध्यान भटक गया, जिस चीज का फायदा उठाकर उसे पीछे से गोली मारकर जख्मी कर दिया जाता है, जिसके बाद वो सब उसे हाथ से ऊपर उठाकर ऐसी हरकतें करने लगी जैसे वो इनका खिलौना है और ये उसके साथ खेल रहे हैं। फिर वो उसे इतना मारते हैं कि वो अधमरा हो जाता है, जिसके बाद उसे उठाकर खाई में फेंक गए। पर तभी उसे वही सफेद भेड़िया देख लेता है जिसे फ्रैंक ने बचाया था, इसलिए वो फौरन फ्रैंक के पास जाकर उसे यहाँ लाता है। और जब फ्रैंक अपने दोस्त की ऐसी हालत देखता है तो दुखी होकर बहुत रोने लगता है। फिर उसे उठाकर वो घर ले आया, उसका इलाज करने लगा, पर कोई फायदा नहीं था क्योंकि वो तो काफी देर पहले ही अपना दम तोड़ चुका था। ये देख उसे बहुत गुस्सा आया। अपने दोस्त का बदला लेने के लिए वो अकेला ही उन लोगों का खात्मा करने चला गया जिन्होंने उसके दोस्त का ऐसा हाल किया। ये एक जगह पर आया जहाँ सारे जश्न मना रहे थे, डांस कर रहे थे, पर ये वहाँ आकर बड़े जोश से लड़ने लगा। जो भी इसके सामने आ रहा था अपनी ताकत लगाकर ये सबको रास्ते से हटाता जा रहा था, किसी को मुक्कों से मारकर, किसी को बाजू तोड़कर, तो किसी का गला दबाकर, और ऐसे उसने बहुत सारे लोगों को मार दिया। वापिस आकर उसने अपने दोस्त को जलाकर उसका फ्यूनरल कर दिया। तभी उसके पास राजा और उसके लोग आए जो फ्रैंक से कहने लगे कि तुमने गाँव के बहुत सारे लोगों को मार दिया है, तो इसीलिए सजा के तौर पर तुम्हें जेल जाना होगा। अब हालांकि वो सबको समझाता है कि पहले उन्होंने मेरे दोस्त को मारा था, फिर मैंने मारा, पर कोई भी उसकी बात सुनने को तैयार ही नहीं था। वो पकड़कर उसे अपने साथ ले जाते हैं, जेल में बंद कर दिया जाता है। जहाँ थोड़ी देर बाद जेल में उससे मिलने पेंटिंग वाली लड़की आई। वो यहाँ हैरानकुन जानकारी देती है, बताने लगी कि मुझे यहाँ चर्च के फादर ने भेजा है क्योंकि वो एक खुफिया सोसाइटी जिसका नाम ब्रदरहुड है उसके लिए काम करते हैं, जिसमें उन्होंने और उनके साथियों ने मिलकर उस खतरनाक जानवर को पाला है। उनके अलावा राजा के कुछ साथी भी इस सब में मिले हुए हैं जो राजा को मार कर उनकी जगह लेकर हर जगह और इस किंगडम पर अपना कब्जा करना चाहते हैं। पर क्योंकि तुम भी सब कुछ जान चुके हो इसीलिए फादर तुम्हें मारकर तुम्हें मुर्दा हालत में देखना चाहते हैं। जो सुनकर फ्रैंक घबरा गया, पर तभी उसकी हालत खराब होने लगी, उसे उल्टी हो रही थी। दरअसल इस लड़की ने फ्रैंक के खाने में जहर मिला दिया था। वो तड़पने लगा जिससे यहाँ फ्रैंक की भी मौत हो जाती है। अब जब सोफी को इस बात की खबर हुई कि फ्रैंक मारा गया तो फौरन उससे मिलने आई क्योंकि उसे अभी तक यकीन नहीं आ रहा था कि फ्रैंक मर गया है। पर जैसे सोफी ने उसकी लाश देखी वो एकदम टूट गई। अब कुछ ही देर में पेंटिंग वाली लड़की और उसके कुछ लोग फ्रैंक की कब्र के पास आते हैं क्योंकि इस लड़की ने फ्रैंक के खाने में जहर नहीं बल्कि कुछ वक्त के लिए बेहोश करने वाली दवाई मिला दी थी ताकि बेहोशी की हालत में वो फ्रैंक को फादर को दिखा सके और उसे यकीन हो जाए कि हाँ फ्रैंक मर चुका है। जिसके बाद में ये लड़की आकर उसे बचा ली तो कब्र खोद कर वो फौरन फ्रैंक को बाहर निकालते हैं। उधर सोफी जब उदास बैठी थी तो तभी वहाँ उसका मंगेतर आता है जो उसे दिलासा देने के बहाने उसके साथ बदतमीजी करने लगा। इसी दौरान हम उसका हाथ देख लेते हैं जो बेहद डरावना था, लंबे लंबे नाखून भी थे जो बिल्कुल उस इंसान के हाथ जैसा था जो खतरनाक जानवर को कंट्रोल कर रहा था। जिससे यहाँ साफ हो गया कि यही वो इंसान है जो जानवर को कंट्रोल करके
लोगों को मरवा रहा है और फादर के साथ उस ब्रदरहुड खुफिया सोसाइटी का हिस्सा है जो सभी उस जानवर के जरिए किंगडम में खौफ दहशत फैलाकर लोगों को मार रही है ताकि इसी तरह राजा को भी मारकर पूरे किंगडम को अपने कब्जे में ले ले। ये सारी बातें वो सोफी को बताते हुए उसके साथ और बदतमीजी करने लगा, मारकर बेहोश कर देता है। उधर फ्रैंक को बहुत गुस्सा आ गया था, इसीलिए वो फुल गुस्से में फादर और ब्रदरहुड के सभी मेंबर्स के पास आता है। फिर एक एक करके सभी पर भारी हमला करके उन्हें मारने लगा और अपनी स्किल से बहुत सारे लोगों को मार गिराया। जिसके बाद अब उसे लड़ने आया सोफी का मंगेतर। अब सोफी की वजह से फ्रैंक को तो पहले उस पर काफी गुस्सा था, इसीलिए वो फुल गुस्से के साथ उससे भिड़ जाता है और यहाँ इनकी बहुत खतरनाक लड़ाई छिड़ गई। दोनों तलवार लेकर एक दूसरे पर भारी पड़ रही थी, पर एक वक्त ऐसा आया जब फ्रैंक ने उस पर काबू पा लिया। वो उसे इतना मारता है कि जान से मार देता है। अब वो फादर फ्रैंक से बचते हुए जंगल में भाग गया था, लेकिन तभी यहाँ बहुत सारे भेड़िए आकर उसे घेर लेते हैं, एक साथ उस पर हमला करके बहुत बुरी तरह उसे मार देते हैं क्योंकि उसका बहुत बुरा हाल कर दिया था उन्होंने। अब राजकुमार फ्रैंक के पास आकर खबर करता है कि सोफी की हालत बहुत खराब है, वो मर रही है, तुम्हें उसके पास जाना चाहिए क्योंकि तुम दोनों एक दूसरे को प्यार करते हो, तो हो सकता है उसे होश आ जाए। जिसन फौरन वो उसके पास गया जो बेहोश ही पड़ी हुई थी। वो उसे अपनी गोद में उठाकर अपने दोस्त की दी हुई दवाई खिलाता है, लेकिन फिर भी उसे होश नहीं आती। इसलिए फ्रैंक इतने वक्त से बिना कुछ खाए पिए सोफी को गोद में लिए उसके ठीक होने के लिए दुआएं करने लगा, जिससे आखिरकार उसकी दुआ और उसके दोस्त की दवा रंग ले ही आती है क्योंकि उसे होश आ गया था। जिसके बाद फ्रैंक उस जानवर के पास गया जो जख्मी होने की वजह से वही पड़ा हुआ था, बहुत तकलीफ में था। तो अब उसे इस तकलीफ से आजाद करने के लिए फ्रैंक उसे शूट करके मार देता है, इसीलिए भी मारा ताकि आगे से उसे कोई कंट्रोल करके लोगों को ना मरवाए। अब जानवर और सोसाइटी को खत्म करने से फ्रैंक ने इस किंगडम को बचा लिया था। जिसके बाद वो सोफी को लेकर अपने किंगडम के लिए निकल जाता है शिप के जरिए, जहाँ वो समंदर में अपने दोस्त की राख को भी बहा देता है। फिर वो और सोफी गले मिलती है क्योंकि अपने किंगडम में जाते ही दोनों शादी करके हंसी खुशी जिंदगी गुजारेंगे। और इसी के साथ इस मूवी की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।